In earlier lecture we have seen Mendelian disorder. जैसे मैंने कहा था एक फैक्टर दूसरे फैक्टर में जाता है, एक जो जीन है वो दूसरे जीन में जाता है, तो उस हिसाब से वहाँ कुछ ऐसी चेंजेस हो जाते हैं जीन के अंदर, डीएनए के अंदर कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है। अल्टीमेटली जीन में चेंज होता है तो क्रोमोसोम्स में भी चेंज हो जाता है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने पहला कौन सा देखा था? कलर ब्लाइंडनेस, याद है? दूसरा क्या देखा था बेटा? हीमोफीलिया जो हमने देखा था, हीमोफीलिया में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में तो रेड कलर ग्रीन नहीं बता सकता, ठीक, लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता था? ब्लड नहीं होता। अगर कैरियर्स हुआ करते थे और मेल कैरियर हुआ था, लेकिन मेल के अंदर वो आगे जा सकता है। मेल कैन बी अफेक्टेड बाय द कैरियर फीमेल। अगर कैरियर फीमेल का मेल के अंदर वो एक्स चला जाता है तो उसको वो डिजीज हो जाएगी। हीमोफीलिया में क्या होता था? हाँ, ये एक्स लिंक्ड है, ये कैसी है? एक्स लिंक्ड, और कैसी बेटा? रिसेसिव, ठीक है। ये भी कैसी थी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब हीमोफीलिया में क्या हुआ था कि ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रोटीन रहता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, उसके फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की वजह से ये होता था। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन्स कैस्केड प्रोटीन्स नहीं बनते कुछ वजह से, ठीक है, ड्यू टू सम मेंडेलियन डिसऑर्डर, कोई चेंज हो जाता है, कोई म्यूटेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है, तो अगर कोई इंजरी होती है तो वो ब्लड बहता रहता है। अब ये डिजीज को बेटा रॉयल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। दिस डिजीज इज नोन एज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो रॉयल डिजीज के बारे में डिस्कस करती है, समझाने में, एक्सप्लेन करती है। दैट इज, अब रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं कि क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी है उसका नाम आपने सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया। अब जो क्वीन विक्टोरिया थी बेटा, शी वाज द कैरियर, ठीक है, तो उसकी पूरी जो फैमिली ट्री, जो पीढ़ी हम बोलते हैं फैमिली ट्री, तो उसकी फैमिली के सारे जो सदस्य हैं, सारे बच्चे, डॉक्टर्स, उनके जो शादी की हुई, तो सबके अंदर ये वाला हीमोफीलिया देखा गया। उनके जो सन थे उसको डिजीज हो गई, और जो फीमेल थी वो कैरियर की तरह काम कर रही थी। कुछ फीमेल में तो हीमोफीलिया हो भी गया है, ठीक है। सो हीमोफीलिया क्या है? अगर आपको पीडीटी करना है तो उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव आते हैं एग्जांपल्स। सो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया बोथ आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, समझ रहे हो? ये हमने पढ़ा था। अब द थर्ड इज थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। तो जो थैलेसीमिया है ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब थैलेसीमिया कैसे होती है ये हमें देखना है, ठीक है। थर्ड वन इज थैलेसीमिया, ये हम देखो, उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज थैलेसीमिया? नाम सुना है किसी ने थैलेसीमिया? थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवाते हैं बेटा टू सी कि वो जो पर्सन है, चाहे वो फीमेल है कि वो मेल है, उसको थैलेसीमिया ए है कि थैलेसीमिया बी है, वो माइनर है कि वो मेजर है, वो थैलेसीमिया अल्फा है कि थैलेसीमिया बीटा है। इस तरीके से थैलेसीमिया जो है वो भी एक्स लिंक्ड है, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। रिसेसिव मेनली कैसे होती है? रिसेसिव ट्रेट्स वो जाती है, ठीक है। सो थैलेसीमिया में होता क्या है? व्हाट इज हैपनिंग इन थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा कि एनीमिया हो जाता है, या तो माइल्ड एनीमिया होता है, ठीक है, मतलब लो लेवल पे एनीमिया होता है, या तो फिर क्या हो जाता है बेटा सीवियर एनीमिया होता है, ठीक है। दूसरा येलोनेस आ जाती है, येलोनेस इन आईज और इन बॉडी पार्ट्स,
ठीक है, एकदम येलो येलो आंखें हो जाती है, जिसको ये थैलेसीमिया की बीमारी होती है, इनहेरिट होती है, मतलब पेरेंट्स में से आती है, तो उनको येलोनेस का प्रॉब्लम रहता है, येलो हो जाता है। दूसरी वीकनेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस, लेजीनेस या टायर्डनेस बोल सकते हो, ठीक है। सो माइल्ड एंड सीवियर अनीमिया। अब अनीमिया क्या है? तो ये डिजीज में, थैलेसीमिया में क्या होता है कि उनके आरबीसी भी कम होते हैं, उनके नंबर भी कम होते हैं, और उनका हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होता है। तो ऐसे अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटीन्स हमारे बोन नैरो में से आरबीसी बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका नंबर भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो जाता है। तो ये बीमारी कब होती है बेटा? when there is a low number of RBC and low content of hemoglobin. Very good. hemoglobin, ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत कम हो जाता है। अब आपको पता है बेटा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? वेरी गुड, ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके कैरेक्टर्स में क्या आएगा? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन CO2 अगर उनको नहीं मिलता तो पंपिंग ऑफ हार्ट उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है बेटा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, समझ लो, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि एक प्रॉपर हीमोग्लोबिन और आरबीसी होना बहुत रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में, तो ही ऑक्सीजन और CO2 का सप्लाई प्रॉपर्ली हो सकता है। सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, ठीक है। सो ये सारी क्या है बेटा? इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। सारे सिम्टम्स दिखते हैं जब किसी को थैलेसीमिया होता है और बहुत वीक पड़ जाता है, बहुत टायर्ड पड़ जाता है, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए मेंटली भी वो इफेक्ट होता है इसकी वजह से। आपको पता है ब्रेन काम करता है बेटा, बट ब्रेन कैसे काम करता है? जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, समझ लो। तो थैलेसीमिया जो होता है वो क्यों होता है? व्हाई थैलेसीमिया इज बीइंग अकरिंग? तो थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है? दो टाइप का है थैलेसीमिया, ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, दो टाइप का है बेटा, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा जो है वो किस वजह से होगा? तो क्रोमोसोम 16 के अंदर, कौन सा क्रोमोसोम? 16, ये क्वेश्चन आएगा। क्रोमोसोम 16 की वजह से और ये क्रोमोसोम 11 की वजह से, ठीक है। अब क्रोमोसोम सपोज कि ये 16 है, दिस इज द 16 क्रोमोसोम, तो इसमें दो पैर के अंदर ये एक पैर है और ये दूसरी पैर है, टू पेयर्स आर इन्वॉल्व। इसके जो जीन्स है इसके अंदर प्रॉब्लम होगा। जो जीन्स अल्फा ग्लोबिन, रिस्पांसिबल कौन है बेटा? ये अल्फा ग्लोबिन एंड ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन, समझ रहे हो? दो प्रोटीन अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन बनाने वाले जो जीन है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बनने वाला है, वो जीन में प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो खराब हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे 2 पेयर्स में प्रॉब्लम होती है और जो 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें एक पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, 1 पैर उसके जीन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें 16 नंबर के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। अब नाउ थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके के, मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो, आप शादी के लिए जाते हो कोई अच्छी फैमिली में, तो वो लोग ऐसा पूछते हैं बेटा कि आप किस टाइप के हो? आप थैलेसीमिया माइनर हो कि थैलेसीमिया मेजर हो, ठीक
उसमें आयरन कंटेंट कम हो जाता है, जाहिर सी बात हीमोग्लोबिन डिपेंड होती है आयरन पे, तो आयरन कम हो जाता है तो पता है रेड कलर की गोलियां देते हैं डॉक्टर्स, यस टैबलेट्स देते हैं इंक्रीज द आयरन। तो थैलेसीमिया माइनर वाले बंदे को क्या होता है बेटा, उसको थोड़ी दिक्कत आती है, वीकनेस आती है, उसमें आयरन कंटेंट कम हो जाता है, तो माइंड लेवल पे उनका थोड़ा एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभार सीवियर भी हो जाता है। लेकिन जो थैलेसीमिया मेजर होता है दैट इज ड्यू टू बीटा थैलेसीमिया। ये कौन सा है बेटा? बीटा। और जो बीटा है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत सीवियर होता है। क्रोमोसोम 11 के ऊपर जो जीन का जो चेंज होता है दैट इज वेरी सीवियर। तो उसकी वजह से वो बंदा बेचारा, उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम, उसको येलोनेस हो जाती है, एकदम सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो थैलेसीमिया मेजर वाला जो होता है उसको बहुत डिफिकल्ट है टू सर्वाइव, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, आगे जाकर वो ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये कब होता है? इनहेरिट होता है, उसके माँ बाप से उसको मिला हुआ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कि ये XX है और ये XY, थैलेसीमिया का मैं T रखती हूँ, ठीक है। तो अगर इसके पास X लिंक है, सपोज यहाँ पे थैलेसीमिया इसको है, तो ये क्या हो गया बेटा? कैरियर हो गया, ठीक है। सो अगर ये इसके साथ शादी कर लेती है, अगर कोई कैरियर मतलब ये माइनर, ये लड़की को माइनर थैलेसीमिया है, मेजर नहीं, माइनर कैरियर है ये बात, यस तो इसको वो सिम्टम्स भले ना हो, लेकिन अगर ये शादी कर लेती है किसके साथ, किसी लड़के के साथ अगर इसने शादी कर ली, उसका मेजर होगा, बच्चा बेटा होगा, उसको थैलेसीमिया होगा, मत मेजर होगा, मेजर होगा, यस ठीक है। बहुत और नहीं प्रॉब्लम हो है। सकता है। तो ये पूछते हैं कि भाई आपको थैलेसीमिया माइनर है कि थैलेसीमिया 50% चांसेस 50% चांसेस हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज कि ऐसी कंडीशन ना होते हुए बेटा, इस तरीके की कंडीशन अगर है, तो अगर ये इसके साथ करते हैं तो भी उसको माइनर तो हो ही जाएगा, कैरियर तो है ही, लेकिन अगर ये इसके साथ कर लेता है तो बेचारे की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि फीमेल को थैलेसीमिया ना हो। समझ रहे? कभी कभार अगर कैरियर है, वो सिम्टम्स नहीं दिखा रही है, अगर कैरियर है तो उसके अंदर सिम्टम्स नहीं होगा और उसके बच्चों में तो जाएगा। कैरियर है तो उसके अंदर सिर्फ जीन है, क्योंकि वो सिम्टम्स नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर वो कैरियर है तो चलो नॉर्मल है, तो फिर शादी कर लो, लेकिन उसके बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी कि वो कैरियर है, फिर भी उसके अंदर नहीं है, दिखेगा भी नहीं, फिर उसके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस तरीके से थैलेसीमिया जो होता है माइनर भी होता है, थैलेसीमिया मेजर भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसऑर्डर लिंक्ड विद क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम 11। समझ गए थैलेसीमिया से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आरबीसी का कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। इसमें जब शादी होती है तो पहले 2 टेस्ट होते हैं, HIV का टेस्ट होता है और दूसरा थैलेसीमिया का टेस्ट होता है। जितने भी कॉलेजेस हैं उसके जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका थैलेसीमिया फ्री टेस्ट होता है फ्रॉम द कॉलेज। ऐसे बहुत सारी NGOs हैं जो थैलेसीमिया का टेस्ट करवाते हैं। हीमोफीलिया का भी होता है, हाँ हीमोफीलिया का भी होता है, बट इट डिपेंड्स। बट थैलेसीमिया का क्या है, शादी के टाइम पे खास जो पूछने का रहता है दैट इज थैलेसीमिया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जनरेशन को बहुत सारी तकलीफें आएगी। उसको खुद को तो तकलीफ आएगी, लेकिन उसकी जनरेशन को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर सामने भी थैलेसीमिया है और सामने भी थैलेसीमिया है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने थैलेसीमिया को समझ सकते, समझ गए? तो एक कलर ब्लाइंडनेस देखा, एक हीमोफीलिया देखा और एक थैलेसीमिया देखा, ये तीनों ठीक समझ आ गई? यस ठीक है। सो दीज आर एक्स लिंक्ड, मतलब ये इनहेरिट हो रही है, ये हमारे पेरेंट्स में से हुआ। फिर एक दूसरी मैंने सिखाई थी मार्गन डिस्ट्रॉफी, मार्गन डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये मुझे बुक में नहीं है, लेकिन डायग्राम के ऊपर से उन लोगों ने बताया मार्गन डिस्ट्रॉफी, जिसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई है,
क्योंकि वो इनहेरिट होता है पेरेंट्स में से, उसका जो जीन होता है दैट इज रिलेटेड विद द पेरेंट्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट, कैसे है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। सो दैट इज ऑटोसोमल। पर ये सारी कैसी थी बेटा, इट लिंक्स विद द सेक्स क्रोमोसोम, समझ रहे हो? तो ये हमें मम्मी पापा में से लिख सकती है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया, ये तीन चीजें आपको is sickle cell anemia। 16 क्रोमोसोम या 11 क्रोमोसोम्स में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो दैट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो टाइप के डिजीज बोल सकते हैं। एक में इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, एक में उसकी क्वांटिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाता है? क्वालिटी। सो दिस इज क्वालिटेटिव डिजीज। ये कैसी है? क्वालिटेटिव। और उसमें क्या हुआ था? क्वांटिटेटिव। थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसकी? जो आरबीसी अच्छे वाले होते हैं वो अच्छे नहीं रहते, और कैसे हो जाते हैं? सिकल शेप हो जाते हैं, कि जो शेप उसका ओरिजिनल होता है वो शेप रहता नहीं है। तो सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। पहली चीज ये समझने की बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो 22 पैर है उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये होता क्यों? पहली चीज, व्हाई इट हैपेंस, और अगर होता भी है तो किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या होने लगते हैं इन दी सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से स्ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। जब स्ट्रेस होने लगता है उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में मेनली जब हम बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड विद द हीमोग्लोबिन। किसके साथ रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन के साथ। सो सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, इट्स अ प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं, मतलब 3 टाइप के प्रोटीन आपको पढ़े, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। वैसे क्वाटरनरी प्रोटीन जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन इकट्ठा होती है तो उसको क्वाटरनरी प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटीन्स के साथ दूसरे आयरन भी होते हैं, दूसरे ग्रुप भी लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हिम मतलब आयरन। तो आयरन के भी 4 ग्रुप है बेटा, हिम दैट इज अ आयरन। तो इस तरीके से 4 आयरन है। Fe बोल सकते हो आप, Fe और Fe। इसके साथ चेन जुड़ी हुई, तो ये जो चेन जुड़ी हुई है दैट इज अल्फा चेन, तो ये भी जुड़ी हुई है अल्फा चेन, ये चेन बीटा चेन, दिस इज आल्सो बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन। So there are 2 alpha chain and 2 beta chain। तो अब सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? जो आपको ये बीटा चेन दिख रही है बेटा, ठीक है, इसकी 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड बनना चाहिए वो बनता है बीटा चेन, और उसकी वजह से बीटा चेन, ठीक है, अल्फा नहीं बीटा। तो ये बीटा चेन, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी समझाया, 4 अमीनो है और 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो इसकी बीटा चेन रहती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो रहती है, उसकी 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड बनना चाहिए वो नहीं बनता और उसकी वजह से दूसरा बन जाता है।
तो बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड should be present at the sixth position, but उसकी जगह पे दूसरा बन जाता है। So this convert into valine, valine बन जाता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड न कन्वर्ट नहीं होता लेकिन चेंज हो जाता है, चेंज इनटू वेलाइन। समझ रहे हो? ये भी अमीनो एसिड है बेटा, ये भी अमीनो एसिड है। ये बनना चाहिए था कौन सी पोजीशन पे? सिक्स्थ पोजीशन पे, पर ग्लूटामिक एसिड न बना, उसके बजाय क्या बन गया? वेलाइन बना। अब क्यों बना होगा? जाहिर सी बात है, आप लोग बेस पेयर में चेंज, बेस पेयर तो ठीक है, लेकिन कोई भी डीएनए होता है उसके बाद जीन्स होते हैं। जीन तो कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोड चेंज होते हैं, कोड होते हैं। अब ये कोड में अगर कोई चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अमीनो एसिड बनने में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। सो हियर यू कैन से दैट B H L T M G G, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई बेटा, ये चेन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये वाली सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड की लंबी चेन है। अब अमीनो एसिड की चेन है तो दिस विल बी वेलाइन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थायमिन, सॉरी थ्रियोनिन, मेथियोनिन, glutamic acid and glutamic acid। ठीक है, समझ रहे हो? यस, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, वेलाइन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे। बट ये अमीनो एसिड्स जो है इसमें दिक्कत जाती है। तो ये किसके है बेटा? नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, इसको हम दो टर्म में समझेंगे। एक तो उसके डोमिनेंट और रिसेसिव, जिस तरीके से हम मेल फीमेल का समझाते हैं वैसे भी समझेंगे, और दूसरा उसके नॉर्मल इंसान में क्या चेंज है, और जिसको डिजीज होगी, सिकल सेल एनीमिया होगा, उसमें क्या दिक्कत जाएगी। अब सपोज कि अपने पास नॉर्मल है, कोई नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो नॉर्मल जो होता है सपोज इसको हम बोलते हैं HbA, ठीक है, और HbA ये नॉर्मल है। ठीक है, सेम HbA and Hb, सपोज सिकल सेल एनीमिया का मैं S लिख देती हूँ बेटा, तो दिस इज कैरियर। ठीक है, लेकिन HbS and HbS तो होमोजाइगस रिसेसिव किसकी वजह से हुआ? दूसरे का वजह से। होमोजाइगस, ये कैसे है बेटा? होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से ये होता है जब दोनों के ऊपर सिकल वाला जीन जो है, डिफेक्टिव जो जीन जो है, अगर ये आ जाता है तो होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से डिजीज होता है। ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाएगा? वेलिन। ठीक है, समझ रहे हो? वेलिन क्यों बना? क्योंकि दोनों, अगर ये सिर्फ है तो ये सिर्फ कैरियर होगा, दिस विल बी कैरियर। ये तो डोमिनेंट है, तीन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ गई ना, 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है, तो अगर उसके जीनोटाइप ये दोनों हैं, HbS HbS दोनों है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो क्या होगा? उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। समझ रहे? लेकिन ये कैसी डिजीज है? ऑटोसोम। कैसी है? ऑटोसोम। एक HbS हो तो कैरियर, हां, वो कैरियर ही बनेगा। हां, तो मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। हां, मेल में भी हो सकता है, ये रिसेसिव टाइप हो सकता है। ठीक है, सो ये कंडीशन हुई बेटा। अब नॉर्मल में आपको मैं बता देती हूं, नॉर्मल जो
बनता है उसका है JAG कोड है। ये क्या है? कोड JAG। लेकिन इसका कन्वर्ट हो जाता है GUG। क्या कोड बन जाता है? GUG। तो ये जो है ये mRNA है। क्या है बेटा? mRNA। हमेशा प्रोटीन किस में से बनता है? मैसेंजर RNA जो कोड लाता है उससे वो प्रोटीन बनता है। तो अगर JG आता बेटा तो बताओ नॉर्मल में क्या बनता? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड ऑन, मैं यहाँ लिख देती हूँ 6th पोजीशन। ठीक है, ये HbA वाला बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अब ये GAG कैसे बनेगा? mRNA। अगर इसके पास DNA का सीक्वेंस होगा तो बनेगा ना बेटा। इसके पास क्या होगा? DNA का सीक्वेंस होगा तो बनेगा ना। तो इसका DNA का सीक्वेंस क्या होगा? G है तो यहाँ होगा C, A है तो T, G है तो C। तो इस तरीके से अगर DNA का सीक्वेंस है, समझ रहे हो? ये DNA का सीक्वेंस क्या बनाएगा? ये बनाएगा, mRNA भेजेगा। इसका mRNA ग्लूटामिक एसिड बनाएगा नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर वो बंदा सिकल सेल एनीमिक है तो उसको क्या होगा? तो उसका डीएनए क्या होगा बेटा? बताओ चलो। C GUG बन गया तो इसका क्या होगा? C का क्या होगा? C U का A नहीं आएगा। U का क्या होगा? A और G का क्या होगा? C। अब यहाँ mRNA में ये बन गया U, T नहीं होता है, T की जगह क्या होता है? यूरेसिल। RNA में नॉर्मल DNA में क्या होता है? A C G T, ये तो याद है ना? DNA में याद है ना? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, ये नॉर्मल DNA का है। लेकिन जब RNA होता है तो RNA में क्या होता है? एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, T की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। समझ रहे हो? यस। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा? CAC। ठीक है, तो ये CAC ऊपर क्या होगा बेटा? बताओ चलो। GU U नहीं होगा ना, DNA है। और G ये DNA में से बना, समझ रहे हो? ये DNA था एक्चुअल में CAC, पर ये CAC ये GTG में ये बना CAC, ये RNA बना GUG बना। एक्चुअली बनना क्या था? GAG बनना, तो बन क्या गया? GUG। अब GUG बना तो इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा? वेलिन फर्स्ट पोजीशन ऑन 6th पोजीशन। तो अगर वो बंदे को सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह आ जाएगा वेलिन। अच्छा बनना ये, दिस इज करेक्ट, बट बनता है ये। क्यों बना ये? इसका चेंज आ गया, चेंज हुआ यहाँ पे, डीएनए में ए कोडन्स चेंज हो गए। कोडन्स चेंज हो गए तो ही इसको प्रॉब्लम आएगी। अब वो चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल बंदे का है बेटा, तो सिकल सेल का सीक्वेंस बताओ चलो। G के बदले ही आया हाँ, B H L D M लेकिन B, B आएगा। ठीक है, B के बाद G अगेन। तो यहाँ पे चेंज हुआ 6th पोजीशन पे सिकल सेल एनीमिया वाला, ये सब तो दिक्कत नहीं जाएगी, सेम टू सेम। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे गई? 6th पोजीशन पे। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ गए दिक्कत कहाँ जा रही है? सो दिस इज ड्यू टू दी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, ये समझ गए आप। अब इसकी वजह से क्या होगा? तो लैक ऑफ स्ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो हो क्या रहा है? इसकी वजह से प्रॉब्लम, दिक्कत ये जा रही है बेटा कि यहाँ पे बायोकॉम की मतलब कि इस तरीके से
बायोकॉन्केव डिस्क लाइक आरबीसी होने चाहिए, ठीक है, आरबीसी होने चाहिए गोल वाले अच्छे वाले, लेकिन उसके बजाय इंस्टेड ऑफ दैट सिकल शेप it happens that it becomes like this, ओके ठीक है, इस तरीके के हो जाते हैं सिकल शेप, उसका शेप बदल जाता है, शेप बदल जाता है। तो मैं आपको बताऊं, एक तो चलो उसको ऑक्सीजन कैरी करने में तो दिक्कत जा रही है, ऑक्सीजन कैरी करने में हीमोग्लोबिन कंटेंट में अफेक्ट कर रहा है, मतलब अनीमिया भी होगा, उसको लेस कंटेंट मिलेगा हीमोग्लोबिन का, मेंटल, ठीक है, सब कुछ होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, उसका ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में उसको प्रॉब्लम होगा, हार्ट की फंक्शनिंग में उसको प्रॉब्लम होने लगेगा, रेस्पिरेशन में उसको दिक्कत जाने लगेगी, ठीक है। तो अगर ये कोई वेसल है, ठीक है, जैसे खून जिसमें से जा रहा है वेसल की आर्टरीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आरबीसी है अगर गोल होते बेटा तो अच्छे से इसमें से पास हो जाते, ठीक है, लेकिन ये बन रहे ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये अटक जाते हैं इस तरीके से, तो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, इट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज, जो ब्लड फ्लो जो नॉर्मल जाना चाहिए बेटा वो नहीं जाता, क्योंकि ये जो आरबीसी उसका शेप चेंज हो गया, तो वो क्या करेंगे ऐसे बीच में फिट हो जाएगी, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड फ्लो का भी ब्लॉकेज हो जाएगा, डायरेक्टली असर कहाँ होगी, इससे डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर, बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन हाँ एक चीज ये भी है कि जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं होता है, उसको मलेरिया नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो मच्छर जो होता है, जो हिम जो उसको चाहिए होता है उसमें नहीं मिलता, इसे नहीं मिलता, क्योंकि इसका शेप एकदम छोटा कंटेंट हो जाता है, तो ऐसे बंदे को मलेरिया नहीं होता है। तो नॉर्मली जो अफ्रीकन्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो अफ्रीकन्स, तो वहाँ पे मलेरिया उनको नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया वाला जो ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट होता है, वहाँ पे अच्छी तरीके से सारे होमोजाइगस रिसेसिव, मलेरिया नहीं होता है कि पर क्या मलेरिया नहीं होने के ठीक है, समझ रहे, समझ गए क्या होता है, क्या होता है ना, समझ गया। हाँ क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 4 होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, उसमें जो आयरन कंटेंट मतलब चारों में आयरन कंटेंट होना, जो बीटा चेन है ना उसमें 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है ना वो वेलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो क्यों हो रहा है, मतलब चेंज हो जाएगा। अब वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न इधर है कि जो नॉर्मल चेन है ना उसका डीएनए में जैसे ये जी इसका कोडन है ना, ये जिसकी वजह से एमआरएनए का कोड बदल गया, कोडन में चेंज हो जाएगा, कोड चेंज हो गया, तो ये जेनेटिक कोड चेंज होने से उसका प्रोटीन भी चेंज हो गया, प्रोटीन आल्सो चेंज, ठीक है, उसका अमीनो एसिड चेंज हो, समझ गए? यस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर ऑफ टू टाइप, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करेंगे कि वी टॉकिंग अबाउट एन्यूप्लॉइडी। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करने का होता है तो उसमें भी सेग्रीगेट नहीं करते, फेल हो जाते हैं सेग्रीगेट करना, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, आइदर लॉस ऑफ गेन ऑफ दी क्रोमोसोम, या तो कोई लॉस हो जाता है या तो कोई गेन हो जाता है। तो जिसकी वजह से 4 टाइप के अलग अलग 4 टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी जो एग्जाम में भी आती है। पहली मोनोसोमिक, उसको मोनोसोमिक बोलते हैं, नल्लीसोमिक। तो मोनोसोमिक नल्लीसोमिक किसकी वजह से होते हैं, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन ट्राइसोमिक टेट्रासोमिक ड्यू टू द गेन ऑफ दी क्रोमोसोम्स। समझ रहे हैं? तो 2 टाइप गेन की है, 2 टाइप लॉस की, ठीक है। अब इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। So aneuploidy के टाइप्स, aneuploidy टाइप्स, ठीक है। मोनोसोमी,
सपोज कि ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे में पेयर्स में होते हैं, सो वी हैव 23 पेयर्स, तो उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, ठीक है, मान लो। अब मोनोसोमी का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, सिंगल क्रोमोसोम, सो 2n माइनस 1, समझ रहे हो? 2n माइनस 1 मतलब कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया। अब हमारे पास टोटल थे कितने बेटा? 46, तो 46 में से एक माइनस हो गया 45, तो हो गए कितने क्रोमोसोम्स? 45 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, टर्नर सिंड्रोम, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, टर्नर सिंड्रोम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा टर्नर सिंड्रोम? जब एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल XX है, एक X निकल जाए, ठीक है, तो दैट इज लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये हो गया मोनोसोम। सेकंड टाइप नलीसोम, नलीसोम, या इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? नलीसोमिक, ठीक है। तो नलीसोमी में क्या होता है कि टोटल अपने पास कितने हैं? 2n नंबर है, कितने क्रोमोसोम्स हुए? 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते ताकि इजी रहता है समझने में। 46 क्रोमोसोम्स है अपने पास ह्यूमन में। नलीसोमी मतलब 2 क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? 1 क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 1 क्रोमोसोम्स, समझ गए? और यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। तो नलीसोमी, नल मतलब क्या होता है? 0, नली मतलब 0, इसलिए इसको नलीसोमी बोले। 2n माइनस 2, कोई भी क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास 46 है, तो माइनस 2 कितना रहेगा? 44, ठीक, 44 क्रोमोसोम्स। मैम पूरी एक पेयर है वो लॉस हो सकती है, एक पेयर अभी नहीं समझा, जो समझ रहे हो वो समझो, एक्स्ट्रा मत दिमाग लगाओ, जो समझा रहे हो वो समझो, एक्स्ट्रा मत सोचो। अभी एक और टाइप बाकी है। एन्यूप्लॉइडी में सिंगल क्रोमोसोम में तकलीफें होती हैं, ये दोनों केसेस में क्या होता है? लॉस। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, या तो एक या तो 2, समझ गए? यस। सो दीज आर 2 टाइप, लिख दो, ये 2 टाइप लिख दो, उसके बाद दूसरी 2 लिखेंगे। सो वी हैव सीन मोनोसोमी एंड नलीसोमी। अब तीसरा टाइप देखते हैं, दैट इज ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी और टेट्रासोमी दोनों में गेन होता है, ठीक है। सो हियर टोटल हमें पता है 2n क्रोमोसोम्स है, तो 2n प्लस 1, यहाँ पे गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, समझ रहे? तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, सपोज कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस 1 हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 45 क्रोमोसोम्स। मैं प्लस गेम हो रहा है 47 क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो? यस। गेन हो रहा है, कोई एक का गेन हो रहा है, वो दो में क्या हो रहा था? लॉस हो लॉस हो रहा रहा था, ये तो मैं कह रहा हूँ। टेट्रासोमी में 2n प्लस 2, गेन ऑफ 2 तो 2 का गेन हो रहा है, गेन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो दैट इज नोन एज 2n प्लस 2। तो सपोज कि ये 46 है, 46 प्लस 2 48 क्रोमोसोम्स,
उसका एक ही दिया था, किसका? मोनोसोमी मोनोसोमी का का। एक एग्जांपल था टनल सिंड्रोम, और एक इसका दिया है ट्राइसोमी ट्राइसोमी 2n+1 कि एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है ट्राइसोमी के अंदर, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, समझ गए बेटा? डाउन सिंड्रोम बुक में सब साथ में दे दिया है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किसमें एक्चुअल में क्या होता है। हो रहा है। ठीक है, मोनोसोमी में क्या हुआ था? लॉस हो लॉस होना एक एक का। का, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या हुआ? दो का। क्रोमोसोम का लॉस हुआ। ट्राइसोमी में गेन हुआ एक क्रोमोसोम का, और टेट्रासोमी में गेन हुआ दो का। दो। समझ रहे हो? सिंपल सा है एनीमोलॉजी कि जब कभी क्रोमोसोम्स का गेन और लॉस होता है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिविजन, उसको बोलते हैं एनीमोलॉजी, जो कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। समझे? ये दो लिख लो, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एनीमोलॉजी, जिसमें कि चार तरीके के हमने देखे, मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ठीक है, अब आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी तो ये भी एक टाइप का क्या है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन ये क्यों होता है? व्हाई इट अकर्स? अब अपने सफल का आंसर देखिए, ठीक है। जो उसने बोला था कि मैडम एक एक को उड़ा रहे हो, एक एक को डाल रहे हो, तो क्या पूरा पूरा उड़ नहीं सकता? उड़ सकता है, पैर्स। ठीक है, उड़ भी सकता है। सो पॉलीप्लॉइडी जो होता है ये क्यों होता है? पहली चीज कि व्हाई इट्स हैपनिंग ड्यू टू द, वहां पे क्यों होता था एनीमोलॉजी? ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन। लेकिन दिस इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ cytokinesis before, cytokinesis after the telophase of cell division। ठीक है, थोड़ा मैं आपको याद करवा दूं। फेलियर ऑफ किसका फेलियर हो रहा है? साइटोकाइनेसिस का। आफ्टर द टेलोफेज, जैसे ही टेलोफेज खत्म होता है और सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है, उस टाइम पे पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम पॉलीप्लॉइडी टेक प्लेस। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। So cytokinesis means division of cytoplasm in or during the cell division। ठीक है, आपने पढ़ा था सेल डिवीजन, पढ़ा था बेटा? उसमें कौन से जैसे आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था। सो माइटोसिस के अंदर या मियोसिस के अंदर आपने पढ़ा था प्रोफेज, मेटा, मेटा, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये चार फेज थे बेटा। इसको खत्म करने के बाद इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता था। क्या होता था? न्यूक्लियर डिवीजन। ये टेलोफेज खत्म होने के बाद आता था साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता था, इसलिए उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ अच्छे से, लेकिन जब तक वो साइटोकाइनेसिस नहीं करते तब तक ये सेल दो सेल में डिवाइड नहीं होता। माइटोसिस में इसका कंटेंट इक्वल रहता था, जितना ही यहाँ पे है। अगर 23 क्रोमोसोम है तो 23 इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे, इक्वल डिवीजन होगा। लेकिन मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। सो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन
होगा तो जाहिर सी बात है जब डिवीजन होके दो बनेंगे तो तकलीफ तो होगी। सो पॉलीप्लॉइडी मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। समझ रहे हो? अब पूरा जवाब में आ गया, वो सेल साइकिल पूरी G1 S G2 और M फेज। तो M फेज में तकलीफ आ रही है, वो भी लास्ट की। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है बेटा कि हियर इन पॉलीप्लॉइडी होल सेट ऑफ chromosomes will gain ठीक है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम फिर से आएगा, गेन करेगा। तो ये होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेन। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2n है तो उसमें दूसरा हैप्लॉइड सेट अगर आ गया, पूरा एक हैप्लॉइड सेट आ गया, ये डिप्लॉइड सेट है बेटा, दिस इज अ डिप्लॉइड सेट, इसे पूरा एक हैप्लॉइड सेट आ गया, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा ट्रिप्लॉइड, बनेगा ना ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये हो गया ट्राइप्लॉइडी, क्या बन जाएगी ये ट्राइप्लॉइडी, ठीक है। अगर एक ये सिचुएशन आई, दूसरी सिचुएशन में आपको बताऊं, अपने पास डिप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है पूरा, इसके अंदर डिप्लॉइड सेट ही आ जाता है 4 है टेट्राप्लॉइड, ठीक है, ये बन जाएगा 4n, उसमें सिंगल वाला है, इसमें डबल, इसमें सेट हो रहा है, पूरा सेट ही आ रहा है, सेट ही पूरा रिप्लेस हो रहा है, अंदर गेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज टेट्राप्लॉइडी, ठीक है। ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी और ज्यादा गेन कर रहे हैं, 2n raised to 2, बहुत सारे गेन कर रहे हैं 2n raised to 3, 2n raised to 4, 2n raised to 5, बहुत सारे गेन कर रहे हैं, तो that will be polyploidy. So whole sets of chromosome will gain, sets of chromosome, यहाँ ये याद रखना, sets of chromosome, उसमें क्या था बेटा, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। So sets of chromosome will gain, that is polyploidy, is known as polyploidy. कभी कभार क्या करते हैं आपको पता है, पॉलीप्लॉइड, आपको याद है कॉल्चिसिन, याद है कॉल्चिसिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में फॉर्म ना हो उसके लिए, उसको अटकने के लिए डालते हैं। कॉल्चिसिन नाम का एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है। तो जिस टाइम में मेटाफेज हो रहा होता है, क्या होता है मेटाफेज में का, उसके प्लेन के ऊपर प्लेट्स के ऊपर अरेंज होते क्रोमोसोम्स, और जैसे ही इसके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ऐसे, तो कॉल्चिसिन डालने से ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। तो ये कैसी कंडीशन होगी, यहाँ पे ये लोग ऐसे किए हैं, समझ रहे हो? तो ज्यादा पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, क्रोमोसोम, बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल कम टुगेदर ड्यू टू एडिंग ऑफ दी कॉल्चिसिन। तो ये कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी को बढ़ाता है बेटा, ऐसा कभी पूछ लेते हैं कि व्हिच सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस इंक्रीज दी पॉलीप्लॉइडी, लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। तो आप बता सकते हो कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन इज अ केमिकल which is being added to do the पॉलीप्लॉइड। समझ रहे हो? कॉल्चिसिन डालते हैं तो वो क्या स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनाता। अब स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है ना, फिर वो खींच के ले जाते हैं ड्यू टू पोल्स की तरफ उसको खींच के ले जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। सेट इसमें आया पॉलीप्लॉइडी में, और एन्यूप्लॉइडी में सिंगल क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, कि पूरा सेट ही पड़ गया। तो अब हम बात करेंगे 3 ऐसे डिजीज जो
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ लिंक्ड है, ठीक है, ऐसी डिजीज। तो फॉर एग्जांपल वो डिजीज पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक चीज सिखानी है, टू अंडरस्टैंड दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स we will learn 3 things, ठीक है, अलग अलग चीजें सीखेंगे, 3 या 4 चीजें सीखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो भी आपको बता दूं। एक हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, ये क्यों होता है। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्वेश्चन आते ही कंफर्म होते हैं इसके क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। बच्चे इसमें मिस्टेक करके ही आते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होती है, उनको पता नहीं चलता है भाई कैसे याद रखना, ठीक है। तो ये सारी डिजीज डिसऑर्डर क्यों होते हैं, मेटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होता है, जब वो मेटिंग हो रहा होता है, माइटोसिस मियोसिस, जब स्पर्म्स और गैमेट्स जब जुड़ते हैं बेटा, उस टाइम पे माइटोसिस मियोसिस होते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हो, oogenesis पढ़ चुके हो। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक सेट क्रोमोसोम एक्स फीमेल में से आ रहा है तो वाई मेल में से, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। माइटोसिस मियोसिस तो दोनों ही होता है, पहले माइटोसिस होता है और फिर मियोसिस होता है, तब जाके एग बनता है और तब जाके स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म्स को आप स्पर्मेटोजोन्स भी बोल सकते हो, जिसमें से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, मतलब एक प्रॉपर और अच्छा सा टेल वाला एक स्पर्म बनता है, ऐसे बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। अब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि सपोज कि नॉर्मल फीमेल होती है बेटा, तो उनका क्या रहता है कि उनकी शादी नॉर्मल टाइम पे करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कभी फीमेल एजेड हो जाती है, तो एजेड फीमेल में आपको तो पता है बेटा, एजेड फीमेल होती है मतलब बहुत एज हो जाती है, जैसे 45 है, 50 है, मेनोपॉज तो ठीक है, लेकिन हार्मोनल जो एक्सप्रेस होना होता है वो इतना एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है, जो हार्मोनल चेंजेस होने चाहिए होते हैं वैसे नहीं होते। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो बच्चा आता है हैज टू फेस सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो उसको जब एजेड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या तकलीफ होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। फीमेल के पास क्या होता है बेटा, XX होता है, अब आपको पता है XX ही होता है। और दूसरी अगर हम चीज बोलते हैं कि मेल के पास XY होता है, ठीक है, और फीमेल के पास, लेकिन मान लो कि ये फीमेल बुढ़ी है, मतलब एजेड है, उसकी एज ज्यादा है, तो ऐसी फीमेल के अंदर कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस में प्रॉब्लम आई होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो जब माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, उस टाइम पे गैमीट्स फॉर्म होते हैं। अब बताओ मानी इसमें से कितने गैमीट्स बनेंगे बेटा, 2 X and Y, देयर आर ओनली 2 गैमीट्स, ठीक है। इसमें बताओ एक ही गैमेट है, दैट इज X, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बेटा इसमें ये 2 के 2 एज इट इज आते हैं, लेकिन ये गैमेट्स में ये जुड़ जाते हैं, लेकिन दूसरा एक एब्नॉर्मल गैमेट्स आ जाता है, बन जाता है, एक एब्नॉर्मल गैमेट्स बन जाता है, और ये 2 गैमेट साथ में आ जाते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू दी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द टेलोफेज स्टेज। करना क्या था बेटा, इक्वली डिवाइड करना था, भाई आधे उस साइड आधे इस साइड, पर गलती से क्या होगा, ये जो बहन जी है उसमें हार्मोनल चेंजेस हो गए, तो उसकी वजह से बहन जी को जो सेल डिवीजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसके बॉडी में क्या हुआ बेटा, ये 2 गैमेट्स ये तो अलग हो गए, लेकिन एक एब्नॉर्मल गैमेट्स बन गया, ठीक है, एब्नॉर्मल गैमेट्स बन गया। अब क्या होता है ऐसी कंडीशन, मेल अच्छे हैं,
मेल आर इन अ हेल्दी कंडीशन। तो मेल के पास पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक्स और एक वाई। अब हमें बताओ कि ये एक्स इसके साथ जुड़ सकता है, द एक्स कैन बाइंड विद दिस, Yes. ओके, सो आई विल से एक्स एक्स And X. एक्स, ये एक्स इसके साथ भी तो बाइंड कर सकता है, Zero. तो एक्स x0 यस फिर वाई की बात करते हैं, y ये वाई इसके साथ जा सकता है, xy खुशी खुशी जाएगा, X Y zero. ठीक है, और ये वाई इसके साथ जा सकता है बेटा, एब्नॉर्मल zero. गैमेट्स के साथ जा सकता है, सो एक्स No Y Y. नहीं y0 वाई। अब देखो ये चार पॉसिबिलिटी, कितनी खराब पॉसिबिलिटी। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ड्यू टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम का बिछाने का ऑर्डर ही बदल गया, उसका पूरा अरेंजमेंट ही बिखर गया। अब ये भाई साहब यहाँ देखो, ओरिजिनल में क्या होता है, ये ओरिजिनल बोलते हैं, इसको ओरिजिनल बोलते हैं, समझ रहे हो? हम सबके अंदर, मेरे अंदर एक्स एक्स, आप सबके अंदर क्या है, एक्स वाई है, समझ रहे हो? ये नॉर्मल थे, ये बंदे दोनों नॉर्मल थे, लेकिन ये बेचारे बुढ़ी हो गई थी, यस एजेड हो गई थी, फॉर्मूला चेंज ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी बेचारे के अंदर जो बच्चे हुए, वो बच्चे की क्या गलती थी, वो बच्चे, अब ये जो भाई साहब बने, इसको बनना था एक्स एक्स, पर ये बन गए एक्स एक्स एक्स। ये है x0। अब मेरे को बताओ, यहाँ में एक x कम हो गया बेटा, Abnormal. कम हो गया मतलब क्या होगा, ए न्यूक्लियोटाइड Yes. कम हो गया ना, Yes, yes. अब कम हो गया तो क्या बोलते, एक कम हो गया एक तो का mono. वेरी गुड, एक्सीलेंट, Monosome. मोनोसोम, समझ रहे हो? यस ये भाई साहब के पास नहीं, बहन जी के पास ऐड हो गया क्या हुआ, Add. एक ऐड हो गया, Yes. तो बहन जी कैसी हो गई, Trisomy. ट्राइसोमी हो गई, Yes. बहन जी तकलीफ पे तकलीफ हो गई, ये बहन जी Trisomy. ट्राइसोमी वाली होगी। तकलीफ ये भाई साहब को क्या तकलीफ है, एक ऐड हुआ है. ऐड हो गया, ये भाई साहब बेचारे ऐड हो गया, भाई साहब ट्राइसोमी हो गया, इनको क्या तकलीफ है, Monosome. एक समझ गए, तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ पे तकलीफ, क्या हार्मोनाइड लाइन था तकलीफ वाले भाई साहब का, ठीक है। तो यहाँ पे तकलीफें क्या होती है बेटा, कि सपोज कि ये XY है, तो ये हो गया मेल, लेकिन ये मेल भाई साहब के अंदर फीमेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, समझ रहे हो ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, family. ठीक है। ये मेहंदी बनने वाली थी, लेकिन बहन जी तकलीफ में आ गई, नॉर्मल गैमेट्स आ गए मोनोसोमी हो गया, तो ये बनेगा टनर, समझ रहे हो? यस यस और डाउन सिंड्रोम में क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दिस विल बी Down. डाउन सिंड्रोम, समझ रहे हो? Yes. क्या हो, ऐसे याद रहते, रटने से याद नहीं रहता, बहनजियां ऐसे बन जाती हैं, समझ रहे हो? आप लोग अच्छे वाले हैं, आपको कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ आपकी वजह से किसी को ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो? किसी को हम देखते हैं, उसको बेचारे में तकलीफ होती, उसकी तकलीफ नहीं होती, इनबॉर्न उसको तकलीफ है कि भाई वो भाई साहब जब आए तो एक एक्स्ट्रा लेके आए, एक कोई बहन जी आई तो वो निकाल के आई, एक खत्म करके आई, एक गैमेट्स कम, एक क्रोमोसोम कम लेके। सो दीज आर द क्रोमोसोमल पॉसिबिलिटीज, अब समझ गए? Yes. पर इसमें से अपने को डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम समझने का है, ठीक है, लिख लो। Now first we see Down syndrome, ठीक है।
डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो लैंगडन डाउन ने दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से इसको डाउन सिंड्रोम बोला गया है। तो लैंगडन डाउन 1866 में इस सिंड्रोम के बारे में बताया था कि ये सिंड्रोम कैसे होता है। दिस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये तो आपने सीखा एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान के अंदर टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स में। देयर आर 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स की जो है दैट इज ऑटोसोम्स और एक पेयर जो है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। यहां तक आप सबको पता है, एलोसोम्स। वेरी गुड। सो ये 22 पेयर्स का 21st नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये मैंने एक सेल ले लिया आपका ह्यूमंस का, इसमें 21st वाले की पेयर 21st नंबर का क्रोमोसोम, समझ रहे? तो एक क्रोमोसोम 21st का किसमें से आया होगा बेटा? मेल में से आया होगा। एक जो 21st वाला है किसमें से आया होगा? फीमेल में से आया होगा, ठीक है। तो एक ये क्रोमोसोम 21st का मेल और एक आया फीमेल। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है डाउन सिंड्रोम में कि एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। तो 21st नंबर, तो इसको जब कैरियोटाइप आप देखोगे आपके बुक में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम का, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे मतलब फर्स्ट पेयर सेकेंड थर्ड ऐसे ड्रॉ करके रखी हुई, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 ऐसे, ठीक है। 18 19 20 21 पेयर में जो क्रोमोसोम्स होंगे दैट विल बी 3, फिर वापस 22 23 23rd पेयर जो होगी दैट विल बी सेक्स क्रोमोसोम। यस, ठीक है। तो इस तरीके से फोटो दिया होगा सारे क्रोमोसोम्स का, बट आपको पहचानने का कि 21st क्रोमोसोम में आपको 3 दिख रहे हो। यस, इसका मतलब कि इट इज अ डाउन सिंड्रोम। समझे? आपको पिक्चर दिया जाएगा, डायग्राम दिया जाएगा, उसमें सीधा आपको देखने का कि 21st वाले में क्या 3 कौन सी चीज आपको अलग दिख रही है वो आपको देखने की, ठीक है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि 21st वाला जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे गेन हुआ, ठीक है। हमारे पास थे कितने 46 क्रोमोसोम, अब उसमें एक का गेन हो गया, 21st क्रोमोसोम का गेन हो गया 21st नंबर का, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो? There will be a gain of 1 chromosome. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? Trisomy, or you can say trisomic aneuploidy या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन शॉर्ट एक बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में मैंने डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ भी, हमारे गांव में भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे ऐसे बच्चे जिसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो अगर कोई बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है, उसका 21st क्रोमोसोम्स गेन करके आता है, 3 21st क्रोमोसोम्स उसमें आएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को वो कैसा दिखेगा, पहले तो ये चीज देख ली, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज ऐसे बच्चे को जो उसका सिर होता है, ठीक है, स्मॉल हेड, एकदम स्मॉल हेड, फिर शॉर्ट स्टैचर, शॉर्ट
शॉर्ट स्ट्रेचर क्या होता है बेटा? Dwarf, थर्ड छोटा छोटा, हाइट इतनी डेवलप नहीं होती। शॉर्ट स्टैचर, ठीक है, विथ स्मॉल हेड, छोटा एकदम स्मॉल हेड होता है, ठीक है, स्मॉल हेड, एकदम शॉर्ट स्टैचर, बॉडी उसका तो मतलब हाइट उसकी थोड़ी कम रहेगी नॉर्मल से जो अपने दिखते हैं उससे थोड़ी कम। दूसरा, इसका चेहरा जब आप देखोगे बेटा तो उसके जो टांग होते हैं, उसका जो टांग होता है यहाँ से, इसमें प्रॉब्लम। माउथ उसका खुला होता है, ठीक है, माउथ इज ओपन, ठीक है, एकदम ब्रॉडली ऐसे माउथ खुला होगा। दूसरा, उसका जो टंग होगा फुरो टंग होगा, बिग एंड फुरो टंग, एकदम बल्जिंग वाला, बाहर आ गया होगा, ठीक है, मोटा सा, एकदम बिग एंड ब्रॉड, मतलब ब्रॉड भी होगा, बिग होगा, और फुरो टंग, फुरो मतलब ऐसे बाहर की साइड प्रोलॉन्ग टंग होगा, बाहर की साइड आ जाएगा टंग, ठीक है। तो ऐसा टंग आपको दिखने को मिलेगा, इसका टंग। दूसरी चीज जो इसमें आपको दिखेगी, इसका जो हेड होगा, मतलब जो फेस होगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, ब्रॉड एंड फ्लैट, ठीक है, ब्रॉड एंड फ्लैट फेस, ठीक है। पीछे का इसका जो हिस्सा है ये भी फ्लैट हो जाएगा, बैक ऑफ द हेड विल बी आल्सो flat at back of the head, ठीक है, समझ रहे? तो पीछे का भी एकदम चपटा हो जाएगा, आगे का फेस भी थोड़ा ऐसे ब्रॉड और चपटा हो जाएगा, हेड जो होगा उसका बिग एंड फरो टंग हो जाएगा, एकदम बाहर प्रोलॉन्ग टंग दिखेगा आपको। फिर ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे इसके जो हाथ हो गए ना, सपोज ये इसका हाथ, तो इसकी जो फिंगर्स होगी ऐसे, हमारे में क्या होता है कि सब लाइंस वगैरह आपको क्लियरली दिखती है, इन लोगों के अंदर लाइंस एक ही होती है, सिंगल है बीच में, और जो लूप्स बनते हैं, देयर आर लूप्स इन द टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है, लूप्स बन जाते हैं, एकदम ऐसे कर्चलियां हो जाती है। इनके पाम जो रहते हैं, दे आर ब्रॉड पाम, एंड देयर पाम आर चीज, क्रीज हो जाते हैं, एकदम कैसे होते हैं, क्रीज, ठीक है, तो पाम आर क्रीज, चीज बोलते हैं इसको, एक्चुअली चीज बोलते हैं। ऐसे उनकी स्किन का जो अंदर की जो डिमार्केशन होता है वो इतना नहीं होता है, हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होते ये लोग, इनके पाम एकदम चपटे हो जाते हैं, ठीक है, और अपने जैसा डेवलपमेंट इनका नहीं होता, आपने देखा होगा, मतलब ब्रॉड इनके होते हैं। दूसरी एक चीज इनकी ये तकलीफ है कि उनका जो हार्ट रहता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, उनका जो हार्ट होता है इट्स नॉट वेल डेवलप्ड। कोजेनिटल हार्ट डिजीज, कोजेनिटल हार्ट डिजीज मतलब जब वो बॉर्न करते हैं तो मतलब एक्चुअली ऐसा होता है 6 महीने तक पता नहीं चलता है, 6 मंथ्स, उसके बाद उनके इफेक्ट्स चालू होते हैं कि 6 मंथ तक इतना कोई एहसास नहीं होता, बट इनकी हार्ट जैसे डेवलप होना चाहिए ऐसा डेवलप होता नहीं है। देयर आर सम इश्यूज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है, और पंपिंग ऑफ द हार्ट। तो कोजेनिटल हार्ट डिजीजेस,
तो पहली चीज इसमें क्या हुआ, शॉर्ट स्टैचर, इनका जो बॉडी होगा वो छोटा और उनका स्मॉल हेड। दूसरी चीज इनके जो टंग होते हैं वो प्रोट्रूड आउटसाइड और टंग विल बी बिग एंड furrowed, bulging out और bulging out, ठीक है। फिर अब ओवरऑल इनका क्या होता है, मेन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि मेंटल रिटार्डनेस। सो देयर विल बी फिजिकल, साइकोमोटर एंड mental retardation disorder। समझ रहे हो? फिजिकल भी, साइकोमोटर और मेंटल सब तरीके की रिटार्डेशन इसके। मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस पहले नंबर पे आता है। साइकोमोटर क्या होता है, मतलब उनके शरीर में ही एनवायरनमेंट के मुताबिक उनके शरीर में ही उस तरीके के रिस्पॉन्स डेवलप हो जाते हैं। ये ऐसे मैंने बच्चे बहुत देखे हैं, बेचारे एक तो शॉर्ट होते हैं, ऊपर से उनके जो हेड वगैरह होता है वो भी चौड़ा हो जाता है, वो मतलब होठ बड़े बड़े होते हैं, माउथ एकदम ओपन हो जाता है। डिलीवरी से पहले पता लग सकता है कि इसमें हाँ, लग सकता है। अगर आप डिलीवरी के टाइम पे अगर आप उसके क्रोमोसोमल की कैरियोटाइप की स्टडी करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, एमिनियोसेंटेंसेस जिसमें फ्लूइड लेते हैं फिटस में से और उसकी स्टडी के ऊपर से पता चल रहा है कि क्या उसका क्रोमोसोमल बैलेंस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कुछ खामियां हैं, तो शायद प्रॉब्लम आ सके। तो वो फिर वो एजुकेशन के बेस पे होता है, अबॉर्शन का वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन देम। तो गांव में क्या होता है, ये लोग टेस्ट वेस्ट करवाते हैं, ऑलरेडी ऐसा बच्चा हो जाता है। ऐसा बच्चा हो जाता है तो गांव में लोग अबॉर्शन नहीं करवाते। एज इट इज ऐसे बहुत सारे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अमेरिका में भी हैं और यहाँ पे भी, और वो जिंदा भी रहते हैं, लेकिन दे आर मेंटली रिटार्डेड। समझ रहे? यस। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा, अब मेरी बात सुनो, ये स्टेराइल नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टेराइल, ठीक है? स्टेराइल होते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी बच्चे ही नहीं कर सकते। देयर आर चांसेस ये बच्चे कर सकते, भले इनका दिखावा ऐसा है, इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेंटली भले रिटार्डेड है, लेकिन कभी कभार दे डोंट लॉस दैट स्टेबिलिटी, वो स्टेराइल नहीं होते हैं। तो कोई कोई में ऐसे चांसेस होते हैं कि दे कैन गिव बेबी, पर बेचारे की दिमागी हालत ही इतनी खराब होती है कि वो शादी वगैरह इन लोगों की होना इट्स नॉट डिफिकल्ट, चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन सपोज की शादी करते भी हैं तो चांसेस है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के चांसेस नहीं है। उस तरीके से वो गैमेट्स के फॉर्म में दे आर मॉन्स्टर है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? इन बेचारे की हालत ऐसी है कि वो शायद नहीं करना चाहते, ठीक है? सो समझ रहे हो क्या yes. तो ये अगर कोई ऐसा फोटोग्राफ बच्चे का रख देते हैं और ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप बता सकते हो कि डाउन सिंड्रोम ओके हो रहा है, ठीक है? समझ गए? यस। और दूसरा जो है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। XXY, ठीक है? तो XXY मतलब XY तो ऑलरेडी है ही, सो XXY के बारे में तो यहाँ पे क्या है, हियर नॉर्मली मेल में क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए। यहाँ पे गलती से क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया। यस। अब ये भाई साहब नॉर्मल बनने चाहिए थे, यस। बट ये भाई साहब में क्या होगा, X आ गया। X
कितने लगेंगे? यस ठीक है, सो दिस इज मेल स्टेराइड। मेल तो होगा लेकिन कैसा? स्टेराइड। अब सपोज कि ये मेल है, ये कोई मेल है, ठीक है, तो ये कैसे हो गए? टॉल हो गए बेटा। एक तो दे आर टॉल टॉल, ठीक है, टॉल, टॉल मतलब इतने भी टॉल बट कंपैरेटिवली टॉल स्टैचर, दे आर टॉल स्टैचर, बट they will show female characteristics, feminine characteristic, यस ठीक है, they will show a feminine characteristic। तो ये भाई साहब, तो इनके क्या होगा? यहाँ पे इनके जो ब्रेस्ट होते हैं ये भी बढ़ जाएंगे, हो गया मेल, लेकिन ब्रेस्ट Feminist character. Feminist character, yes. ठीक है। So here in case of Klinefelter syndrome, one extra chromosome is there, तो इसको क्या बोलते हैं? Trisomy. ट्राइसोमी एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला। दूसरी एक चीज ये बोल सकते हैं कि दे शो ओवरऑल कैसा होगा? ओवरऑल तो आपको लड़का लग रहा होगा, यस बॉय, ओवरऑल डेवलपमेंट इज मस्कुलाइन। मस्कुलाइन मतलब मेल। ओवरऑल कैसा डेवलपमेंट है? मस्कुलाइन कैरेक्टर्स। मस्कुलाइन मतलब ओवरऑल देखते जाओ तो मेल के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये मेल के अंदर ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इन अ मेल दैट इज नोन एज सिंड्रोम गायनेकोमेस्टिया। Gynecomastia is a condition in which a male start development of the breast. So breast formation occurs. Breast formation take place. ठीक है, अब दूसरी चीजें क्या हो? तो इसके अंदर डेवलपमेंट जो है, सेक्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। So there will be a rudimentary मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। There will be a rudimentary development of penis and testes, ठीक है, यस इसके अंदर पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता। मेंटली भी इनको प्रॉब्लम होगी बेटा, मेंटली रिटार्डनेस भी होगा इनको। देयर विल बी अ मेंटल प्रॉब्लम आल्सो। लेकिन मेनली डेवलपमेंट में क्या हो रहा है बेटा? दे आर स्टेराइल मेल्स, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इनमें फीमेल के दे आर हैविंग अ फेमिनाइन कैरेक्टर्स। फेमिनाइन, they are having feminine characters। फीमेल के कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो? गायनेकोमेस्टिया। लेकिन सेम ऐसी चीज टर्नर सिंड्रोम में अगर हम देखते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा कि ये फीमेल है बट स्टेराइल। कैसे फीमेल बेटा? स्टेराइल, ठीक है। देयर विल बी अ rudimentary development of Uterus. ovaries, ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो बनने चाहिए lack of secondary Sexual character. sexual characters। समझ रहे हो? तो ये क्यों हुआ? This condition is X0, इसमें से एक X निकल गया, लॉस हो गया। तो due to that, this cause is monosomic। समझ रहे? Yes. ऐसी कंडीशन क्रोमोसोम की आ जाती है, इसका मतलब कि वो फीमेल तो होती है बेटा, बट वो स्टेराइल फीमेल, ठीक है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लैक करते हैं। तो दिखने में ये शॉर्ट होती है, ये जो होती है दिखने में कैसी होती है बेटा?
फीमेल जो फीमेल होती हैं दिखने में ये फीमेल दिखने में फेमिनिन शॉर्ट होती है कंपेयर्ड टू दी नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेचर, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, मस्कुलाइन तो नहीं बोल सकते, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, yes. ठीक है, ऊपर लिखा है। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर वाली होती है, लेकिन ये वाले टॉल स्ट्रक्चर वाले होते हैं फेमिनाइन कैरेक्टर्स, इसमें मस्कुलिन कैरेक्टर्स। मस्कुलिन कैरेक्टर दो है। मस्कुलिन मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्सी है तो उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मस्कुलिन कैरेक्टर बोल भी सकते हैं, नहीं शॉर्ट स्ट्रक्चर, लेकिन कैरेक्टर्स क्या हैं कि इनके खुद के जो कैरेक्टर है सेक्सुअल कैरेक्टर वो बने नहीं होते, लैक ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर्स, लैक ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर्स एंड ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इनके ओवरीज डेवलप होनी चाहिए, वो तो ओवरीज डेवलपमेंट होती है, तो रूडिमेंट्री डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, समझ रहे हो। तो ये क्यों हुआ बेटा, एक x0 की वजह से, पर ये xy तो x आ गया, इसलिए ये होते हैं प्लेन स्टाइल है, लेकिन शो करते हैं फेमिनिन कैरेक्टर। फेमिनिन कैरेक्टर।